क्लासेस बाय सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँवाली। पिछले लेक्चर में हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि जिसमें हमने देखा कि हम एनर्जी बैंड थ्योरी को यूज़ करते हुए सॉलिड्स को तीन तरह से क्लासीफाई करने में कामयाब हुए थे। एक हमने कहा था कंडक्टर्स, दूसरे इंसुलेटर्स और तीसरे सेमीकंडक्टर्स। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब कंडक्टर्स की एक ख़ास किस्म को हम डिस्कस करेंगे जिन्हें हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर्स का। सुपर कंडक्टर्स क्या हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है और समहाउ ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, वर्कआउट करते हैं, इस चीज़ को हम इस आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो इन फ्यूचर किस तरह से हमारी सारी टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स नाम से ही जाहिर है कि कंडक्टर्स को, जैसे हमने कहा था कि जो कंडक्टर्स हैं वो करंट के बहाव का सबब बनते हैं, यानी कि करंट को फ्लो करवाने की सलाहियत रखते हैं। सुपर कंडक्टर्स दरअसल ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करवाते हैं लेकिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, यानी इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है और चार्ज कैरियर का वर्ड जहाँ पे मैंने ऐड किया तो चार्ज कैरियर को भी समझना पड़ेगा। वैसे डिफरेंट तरह के चार्ज कैरियर होते हैं लेकिन जहाँ पर हम स्पेसिफिकली सॉलिड्स के केस में मेटल्स की बात करेंगे जहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं यानी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाली, लेके जाने वाली जो स्पीशी है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स के अंदर तो कंडक्टर्स जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस को इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो हम कहते हैं ये अपोजिशन है, रुकावट है एक तरह की। लेकिन ये रुकावट कहाँ से आती है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि लेट मी से मैं एक कंडक्टर यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ। सो लेट से ये मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है एक कंडक्टर का, एक वायर का। सो लेट से ये मेरे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट से ये मेरे पास जो डॉट में लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन है एक तरह के, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडमली मूव कर रहे थे। हमें पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कहीं किसी तरफ जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है, तो इनका हम नेट फ्लो मान लेते हैं कि वो ज़ीरो होता है जब इनका रैंडम मोशन होता है। तो इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे इससे पहले वाले चैप्टर्स में। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो सॉलिड्स हैं वो तो एटम से मिलकर बने हैं। अब एटम्स जो हैं उनकी पोजीशन तो फिक्स होती है। लेट से ये एक एटम है, इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। इसी तरह यहाँ पे एक एटम है, लेट से ये भी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। लेकिन ये एटम मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फ्रीली तो मूव नहीं करते लेकिन वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन लेट से मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट से यहाँ पर मैंने पॉजिटिव हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव लो पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सारे के सारे अब रैंडम मोशन की बजाय इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो रास्ते में इनके एटम पड़ा है जिसका साइज रिलेटिवली बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, फ्लो जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट कह रहे थे। इसका मतलब स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो करते हुए जो लेटस के एटम्स पड़े हुए हैं वो एटम्स इलेक्ट्रॉन की इस मोशन में रुकावट ऑफर करते हैं, अपोजिशन ऑफर करते हैं। इसी रेजिस्टेंस, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। So opposition offered to the flow of charge carrier by the lattice structure that is the atoms, इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो अभी हमने जब सुपर कंडक्टर्स को डिफाइन किया है तो हमने कहा है कि सुपर कंडक्टर्स दरअसल ऐसे मटेरियल हैं कि जो कि रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई अगर ऑफर नहीं कर रहे रेजिस्टेंस, इसका मतलब फिर ये जो कोलिजन है, अभी जो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन जब वो एटम के साथ जाकर टकराते हैं, या तो ये कोलिजन नहीं हो रहा या फिर यहाँ पर एटम्स ही मौजूद नहीं होते। लेकिन किसी भी चीज़ की जो बुनियादी बुनियादी स्ट्रक्चर है वो तो एटम्स है, इसका मतलब एटम्स तो मौजूद रहेंगे। फिर क्या होगा? दरअसल एटम्स का जो मोशन है वो बहुत ही, यानी जो वाइब्रेशनल मोशन, अप एंड डाउन मोशन की बात कर रहे थे, वो मोशन लिमिटेड हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन एटम्स के बीच में से मौजूद स्पेसेस में से बआसानी गुजर सकते हैं और इनका कोलिजन जो है वो मिनिमाइज कर लिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टर्स को या स्पेसिफिक मटेरियल्स को बनाकर। अब ये मटेरियल्स कैसे बनाए जाते हैं और इनकी वाइब्रेशनल मोशन को कैसे ज़ीरो किया जाता है, इस बात पे अभी हम बाद में बात करेंगे। ख़ास तौर पे हम
नॉर्मली यहाँ पे जो डिस्कशन हमारी रहेगी वो ये रहेगी कि इस फ्लो के दौरान किस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। सो सुपर कंडक्टर्स को हमने डिफाइन कर लिया कि ऐसे मटेरियल जो कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं, और इस फिनोमेना को यानी सुपर कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करने का ये जो फिनोमेना है विदाउट डेसिबेटिंग एनर्जी, एनर्जी को ज़ाया किए बगैर या रेजिस्टेंस ऑफर हुए बगैर, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टिविटी। So superconductivity is a phenomena observed in several metals and ceramic material when these material are cooled to temperatures. Now this is the important thing. यहाँ पे हम कूलिंग की बात कर रहे हैं। देखो अगर आप इसी मटेरियल को जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के नतीजे में हीट पैदा होगी। हीट के नतीजे में क्या होगा कि जो एटम है इनकी वाइब्रेशनल मोशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना एक एटम ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो चांसेस ऑफ कोलिजन है वो बढ़ जाते हैं। इसका मतलब नॉर्मल मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि जो जो आप करंट फ्लो करवाने की कोशिश करते हो वो चीज़ हीटअप होना शुरू हो जाती है। हीटअप होने की वजह से जो एटम्स हैं वो और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। जितने वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रुकावट है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो क्या हो कि अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दूँ, लेट से मैंने इसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया, ऐसे हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर हम इस तरह से एटमॉस्फेयर इसका क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पे हम टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इस एटम का जो वाइब्रेशनल मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना मोशन डिक्रीज होता जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में उतनी ही आसानी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब एक चीज़ हमें यहाँ पे ये समझ आई कि सुपर कंडक्टिविटी के दौरान हमने मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो उसको डिक्रीज कर देना है, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स डिक्रीज हो जाएगा और इस तरह से जो चांसेस ऑफ कोलिजन है वो कम होते जाएंगे। सो कूल टू टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम नियर एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम जीरो केल्विन टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होता है, जिसको अचीव करना या अटेन करना विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो एब्सोल्यूट जीरो टू लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर 77 केल्विन। जो लिक्विड टेम्परेचर उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 77 केल्विन होता है, दैट मीन -196 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ वेरी लो टेम्परेचर। देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्रॉप विद अ जंप डाउन टू जीरो। अब यहाँ पे साथ में देखें तो आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में दो तरह के मटेरियल्स को दिखाया गया है। जो आपके पास रेड कलर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो लाइन आपको नज़र आ रही है, देखो एक साइड पे हमारे पास टेम्परेचर है इस ग्राफ में, दूसरी साइड पे रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ग्राफ जितना ऊपर की तरफ होगा उतनी रेजिस्टेंस हाई होगी, जितना नीचे की तरफ आएगा उतना ही उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। इसी तरह जीरो से टेम्परेचर हमारा ऑनवर्ड इस तरफ देखिए तो राइट साइड पे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इसका मतलब ये मेरे पास एक हाई टेम्परेचर को शो कर रहा है। इस हाई टेम्परेचर पे अभी हमने बात की है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो जो एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के चांसेस यानी कि रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस काफ़ी हाई आ रही है। लेकिन जो जो हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो अब देखिए ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसका मतलब कम करते करते आपके पास टेम्परेचर कम करते करते रेजिस्टेंस भी कम होती जा रही है। लेकिन जीरो केल्विन पे भी अभी भी हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू मौजूद है। ये है नॉर्मल मेटल्स के लिए। लेकिन सुपर कंडक्टर्स यानी कुछ मेटल्स ऐसी हैं कि जिनमें अगर हम टेम्परेचर ड्रॉप करते जाएं तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो फौरन से क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ये जो टेम्परेचर है जहाँ पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, which is very important definition. So the temperature at which electrical resistance is zero is called the critical temperature. कुछ एग्जांपल्स देख लें। जो सबसे पहले हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को जब डिस्कवर किया गया 1911 के राउंड अबाउट, 1910 या 1911 के राउंड अबाउट, तो उस वक्त जितना भी हम सुपर कंडक्टर्स पे रिसर्च कर रहे थे वो नॉर्मली नेचुरली अकरिंग मटेरियल के ऊपर थी, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कैडमियम है, लेड है, मरकरी है। मरकरी के लिए अगर आप टेम्परेचर देखें तो 4.16 केल्विन है, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर है। जैसे अभी आपने बात की कि 77 केल्विन -196 डिग्री है, और -196 डिग्री को अटेन करना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन फिर भी हम उसको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके अटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो मरकरी के लिए वैल्यू क्या आ रही है, 4.16। इसका मतलब 77 से भी कई गुना नीचे है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है जिसको अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ज़रा सी हिस्ट्री देख लेते हैं जी। सबसे पहले देखें तो 1911 अप्रॉक्सीमेटली 1910 यहाँ पे हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ। देन 1930 में
एक अफेक्ट को नाम दिया गया, या सुपर कंडक्टर की इस फिनोमेना को जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं, यानी जब उनमें से करंट फ्लो करता है, तो कोई भी कंडक्टर जब उसमें से करंट फ्लो करेगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ये पिछले चैप्टर्स में आप डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरह से होता है, मैक्सवेल की इक्वेशन इसके बारे में क्या कहती हैं और बाकी सारी चीज़ें। फिर इतना समझें कि जब भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने की वजह से उनका एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो ये मेजनर इफेक्ट ये कहता है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। अगर किसी ने पढ़ना हो इसको सेपरेटली आप पढ़ सकते हो, आपकी ये टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। फिर इसी फिनोमेना को कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो किस तरह से सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, किस तरह से उनकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है, अगर आपने इसको समझना है इस फिनोमेना को, तो इसके लिए आप BCS थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि आपकी इस लेवल पे शामिल नहीं है, इसलिए मैं जस्ट नाम दे रहा हूँ। अगर किसी ने पढ़ना है, समझना चाहते हैं, तो उसको सेपरेटली वो डिस्कस कर सकते हैं, जो कि 1957 में सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई। देन अप्रॉक्सीमेटली 1986 एक हमें ब्रेक थ्रू मिला। वो ब्रेक थ्रू क्या था कि पहले जितने भी हम सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे थे उनके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता था। नाउ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी हुई 1986 में। ऑल्दो कि यहाँ पे मैं हाई टेम्परेचर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 77 और 93 केल्विन। इनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। तो 1987 में लिक्विड नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल हम पहले कर रहे थे, हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते आ रहे थे टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए, या हीलियम का इस्तेमाल किया जाता था, हीलियम गैस का। तो 1987 में लिक्विड नाइट्रोजन नॉट नेसेसरी फॉर सुपर कंडक्टिविटी रीचेस 93 केल्विन, यानी 93 केल्विन तक के टेम्परेचर के लिए हमने अटेन कर लिया ऐसे मटेरियल्स के जिनको हम सुपर कंडक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इन 2015 अंडर प्रेशर, यानी हम हाई प्रेशर अप्लाई करके हाइड्रोजन सल्फाइड के जरिए सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं जिनका टेम्परेचर 203 केल्विन होता है, जिसको 77 केल्विन या 93 केल्विन की कंपैरिजन में अटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। देन 2020 में सुपर कंडक्टिविटी जो है वो 15 डिग्री तक अचीव की गई। यानी हमारी कोशिश ये है, रिसर्च ये हो रही है कि भाई जितना रूम टेम्परेचर के हम करीब आते जाएं ताकि हम उसको नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं एक हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर, ग्रिड स्टेशन से आपने उस बिजली को ट्रांसपोर्ट करना है डोमेस्टिक लेवल पे घरों में, तो हमारी बहुत सारी बिजली इस रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाती है, यानी हमारी पावर बेसिकली ज़ाया हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम कर दी जाए ताकि हमारी जो पावर है वो ज़ाया ना हो, बल्कि जितनी प्रोड्यूस करें वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। तो इसी फिनोमेना को सामने रखते हुए, इसी नेसेसिटी को सामने रखते हुए ऐसे सुपर कंडक्टर्स बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो कि रूम टेम्परेचर पे काम कर सके ताकि हमारी पावर लॉसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएं। देन 2023 में LK99, दिस इज द मटेरियल फॉर द सुपर कंडक्टर, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। अ रूम टेम्परेचर एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर वुड चेंज द वर्ल्ड एज वी नो इट। ऑल्दो कि अभी तक इस पे रिसर्च जारी है, ये हो नहीं सका, बट हम क्लोज टू हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सो देयर इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। अगर आपने पूरे फिनोमेना को समझना है कि किस तरह से ये सारा डिस्कवर हुआ, उसकी बेस पे थ्योरी कौन कौन सी, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए किस तरह की रिसर्च हो रही है, डिफरेंट आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हो। अब इस सुपर कंडक्टर्स को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी कि हम इसको बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हर वो जगह जहाँ पर आपको हाई कंजप्शन ऑफ करंट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है करंट की शक्ल में, तो वहाँ पर हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे MRI मशीन्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे सुपर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर MRI मशीन्स के अंदर नॉर्मली हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है लो टेम्परेचर को अटेन करने के लिए, जो कि एक रिलेटिवली काफ़ी महंगी गैस है। इसका मतलब MRI मशीन्स में हम हीलियम अगर इस्तेमाल करें लो टेम्परेचर को अटेन करने के लिए तो हमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश क्या की जा रही है कि ऐसे मटेरियल सुपर कंडक्टर डिवेल्प किए जाएं कि जो हाई टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह जो पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर बेसिकली एक खास किस्म की आप समझ लेंगे हमारी बनाई गई एक टनल होती है कि जिसमें हम डिफरेंट पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई दुनिया में और किस किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे अभी तक आप फेमिलियर हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, बट देयर आर a lot of particle, hundred and thousands of the particle are present within the atom,
जिसको आप इस फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में जाके किसी हद तक थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। दैन इस तरह फ्यूजन रिएक्टर्स जो हैं, यानी जिनके ज़रिए हम फ्यूजन रिएक्शन को कॉज कर सकते हैं। अभी तक तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें से फिशन के ज़रिए हम रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं कि फिशन के ज़रिए हम एटॉमिक पावर प्लांट को जनरेट करते हैं, या एटम बॉम्ब जो है उसका जो फिनोमेना है वो फ्यूजन रिएक्शन फिशन रिएक्शन के ऊपर वर्क कर रहा होता है। लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शन है इट जनरेट्स वेरी मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दी फिशन रिएक्शन। तो इसीलिए फ्यूजन रिएक्टर के अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इनिशियली देना पड़ती है उस फ्यूजन की रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम सुपर कंडक्टिविटी के फिनोमेना को यूज़ कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, या इस तरह जो सुपर कंडक्टिंग लेविटेशन जिसको मैगलेव ट्रेन कहा जाता है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन कहा जाता है, ये एक तरह से समझ लें कि हवा में उठी होती है। इसकी कोई जिस तरह नॉर्मल ट्रेन का पटड़ियों के साथ कनेक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो स्पीड है वो लो हो जाती है, तो ऐसी ट्रेन डिवेल्प की जा रही हैं कि जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन ऑल्दो कि हो भी चुकी हैं। जापान में सबसे पहले इस ट्रेन को लॉन्च किया गया। देन एफिशिएंट सुपर कनेक्टिंग मोटर्स या जनरेटर्स, हमें पता है हमारी जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो भी रोटेशन परफॉर्म हो रही है कहीं पे करंट की वजह से, तो वहाँ पे हम मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या करंट को जनरेट करने के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर अगेन मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है करंट को करंट के ज़रिए ही। तो जहाँ पे करंट इन्वॉल्व हो रहा है तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे लॉसेज मिनिमम हो जाएं। तो सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करके हम एफिशिएंट मोटर्स को और जनरेटर्स को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर आप इनको नाम दे सकते हैं एक तरह से, इसमें डिटेल में भी नहीं जाते कि क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली किस तरह से फंक्शन आउट करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के तौर पे याद रख लें कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनका यहाँ पे इस्तेमाल उनके अंदर सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह से डिफरेंट जो सिमुलेट हैं, जो सिमुलेशन है उसकी मुख्तलिफ तरह की इक्विपमेंट्स की, उनमें हम सुपर कंडक्टिविटी के इस फिनोमेना को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो एक शॉर्ट कोर्स था हमारे पास, या जो शॉर्ट टॉपिक था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।